Welcome to all in our front-end डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा फ्रंट-एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है 15 दिसंबर से। तो उसी के रिगार्डिंग यह हमारी फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम आज पढ़ना चाहेंगे HTML के फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंट टैग्स विच आर यूज्ड टू मेक ए स्टैंडर्ड लेआउट इन HTML डॉक्यूमेंट। आज की जो क्लास है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम HTML के एक प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड यूज वाला टॉपिक सीखने जा रहे हैं। वो क्या है? HTML फॉर्म्स। और साथ ही कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टैग्स भी जो किसी भी वेब पेज का प्रॉपर लेआउट मेंटेन करने के काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम HTML फॉर्म्स की। जो भी आप ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म, सर्च बार या फिर फीडबैक फॉर्म, ये सब HTML फॉर्म्स की ही हेल्प से बनते हैं। आज हम देखेंगे कि फॉर्म टैग, इनपुट टैग, लेबल टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, सेलेक्ट टैग और किस तरह से सबमिट और रीसेट बटन काम करते हैं और फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक HTML का फाइल क्रिएट करेंगे। मैंने मान लिया यहाँ को क्लास 4 नाम से कोई भी HTML फाइल को क्रिएट कर लिया। सिंपली मैंने एंटर किया, फाइल क्रिएट हो गई। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ इसका जो भी HTML फाइल का बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? शिफ्ट+1 प्रेस करूंगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर कर दूंगा। इसका मतलब ये कोड जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिख जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का मैं टाइटल चेंज करूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोग्राम क्लास 4। सिंपली मैंने ये डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दिया। अब सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म डॉक्यूमेंट की। तो फॉर्म बनता कैसे है? तो एक कंप्लीट फॉर्म को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्म एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है, कुछ हमें फॉर्म एलिमेंट की ज़रूरत होती है, उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म का क्या होता है, सिंपली अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मैं पहले एक हेडिंग लिख देता हूँ। मान लिया H2 हेडिंग ले ली मैंने, यहाँ लिख दिया हाउ टू यूज फॉर्म्स इन आवर वेब पेज। सिंपली मैंने एक यहाँ पे हेडिंग लिख दी। उसके बाद क्या करूँगा, मैं सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस फॉर्म का सिंटेक्स तैयार करना। मैं एक बेसिक फॉर्म का सिंटेक्स क्या होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा फॉर्म। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उसने क्या किया, यहाँ एक फॉर्म का एक बेसिक जो सिंटेक्स होना चाहिए वो यहाँ राइट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, एक्शन। अब एक्शन क्या है, तो किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जो भी हम एक्स्ट्रा कीवर्ड्स लिखते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं उस एलिमेंट के लिए। तो एक्शन क्या है, यह फॉर्म एलिमेंट के लिए एक एक्शन एट्रीब्यूट का काम कर रहा है। अब एक्शन का वर्क क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि वर्क क्या, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि फॉर्म के कौन कौन से इम्पोर्टेंट, ये क्या था। इसके लिए मैं अभी एक सिंपल हेडिंग दे रहा हूँ, बेसिक सिंटेक्स। बेसिक फॉर्म सिंटेक्स। अभी मैंने यहाँ इसका बेसिक फॉर्म सिंटेक्स लिख दिया। अब बात करेंगे हम कि फॉर्म के जो भी फॉर्म हम बना रहे हैं उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो किसी भी एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो कौन कौन से HTML एलिमेंट्स हम यूज करते हैं। जैसे हम किसी भी फॉर्म में किसी भी यूजर से डाटा लेने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं इनपुट, यानी इनपुट एलिमेंट। उसके अलावा हम और किस तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती, तो हमें ड्रॉप डाउन से कुछ चीज़ें लेनी होती हैं। तो हमें सेलेक्ट नाम का सेलेक्ट एट्रीब्यूट भी, सेलेक्ट एलिमेंट भी कभी कभी हम यूज करते हैं। इसी के साथ साथ हम कभी कभी टेक्स्ट एरिया का यूज भी करते हैं फॉर्म में, जब हम यूजर से हमें थोड़ा लॉन्ग टाइप का मैसेज वगैरह कोई भी कुछ लेना होता है तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। उसके बाद
अगर बात करें तो इस फॉर्म को अगर सबमिट करने के लिए हम बात करेंगे, तो सबमिट करने के लिए हमें यहाँ बटन की भी ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे बटन एलिमेंट का भी यूज करते हैं। अब बटन के अलावा एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट तो नहीं कह सकते लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है यूज करना। तो इनपुट के साथ हम एक चीज़ का यूज और करते हैं, उसे बोलते हैं हम लेबल। यानी लेबल का यूज भी हम फॉर्म एलिमेंट्स के रूम में करते हैं। अब बात आती है, ये तो एलिमेंट्स हो गए इसके। अब बात करेंगे हम कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी करंट में एक्शन एट्रीब्यूट एक फॉर्म का एट्रीब्यूट है। इसके लिए अब हम यहाँ पे करंट में जानना चाहेंगे कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अब फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जैसे अभी के लिए मैंने बोला ना आपको, एक्शन एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है। इसके साथ साथ और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जो एक फॉर्म को कंप्लीट बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले एक्शन, उसके बाद मैंने एक और बोला मेथड। अब मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है, तो मेथड एट्रीब्यूट का मतलब सीधा मतलब एक ही का यूज एक है कि हम अपने फॉर्म के जो भी डाटा है उसको किस तरह से सबमिट करना चाहते हैं। जैसे HTML दो ही तरीके के फॉर्म को सबमिट करने के तरीके देता है, गेट और पोस्ट। अभी उसके बारे में बताऊंगा गेट और पोस्ट दोनों में डिफरेंट क्या है, लेकिन अभी के लिए बोल रहे हैं कि जो भी मेथड होते हैं वो यहाँ पे गेट और पोस्ट दो तरीके के मेथड होते हैं किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब इसके और एलिमेंट्स की बात करेंगे अभी। इसके और एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसी में एक एलिमेंट आता है एन की टाइप। एन की टाइप लिख दी। अब एन की टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज क्या है, जब भी हम किसी भी फॉर्म से फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं यूजर से, यानी यूजर से भी जब भी हम जब भी हमको अपनी फॉर्म में यूजर से फाइल लेने की ज़रूरत होती है तो हमको फाइल इनपुट लेते हैं, लेकिन उस फाइल को ब्राउज़र को बताने के लिए हमें एक टाइप लेना होता है, एट्रीब्यूट की यूज करना होता है एन के टाइप। और इसी इसी एन के टाइप में अब जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वो अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे कि ये एन के टाइप इसका एट्रीब्यूट होता है। फिर बात करेंगे हम एक और नई एट्रीब्यूट के बारे में, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट। अब टारगेट नाम का एट्रीब्यूट क्या करता है, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट हमें बताया था कि जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करें उसके बाद हम किस जगह पे रीडायरेक्ट हो जाएं। टारगेट बताता है ये कि जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो आफ्टर द सबमिट फॉर्म सबमिशन वेयर वी कैन रीडायरेक्ट। तो टारगेट का एट्रीब्यूट का केवल यही काम है, फॉर्म सबमिट करने के बाद हमको किस पेज पे रीडायरेक्ट होना है, सिंपली इसका यही मतलब है। उसके बाद आता है नो वैलिडेट। नो वैलिडेट। अब जब भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म के किसी भी फील्ड को हमने रिक्वायर बना दिया। अब जैसे ही हमने फॉर्म सबमिट किया तो उसने क्या किया, उधर से एरर आ गई। यानी एरर क्या आ गई, एरर का वार्निंग आ गई कि आपको ये फील्ड भी रखने थे। अब नो वैलिडेशन का मतलब था कि जब भी हम फॉर्म को दोबारा से, जैसे ही एरर आने के बाद तो जो फील्ड हमारे करेक्ट भरे हुए थे, जो भी करेक्ट फिल हुए थे वो सेम एज इट इज हमें मिले, तो नो वैलिडेट ये हो जाएगा। यानी यहाँ वैलिडेशन लग जाएगी उसकी। तो ये थे इसके मतलब फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो भी फॉर्म फॉर्म के एलिमेंट्स थे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की बात करेंगे, इनपुट। अब इनपुट होता क्या है, इनपुट के द्वारा हम किसी भी यूजर से अपने फॉर्म में डेटा को लेते हैं, डेटा उससे मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इनपुट की बात करते हैं, इनपुट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इनपुट के एट्रीब्यूट्स की बात करने से पहले हम बोलेंगे इनपुट के टाइप क्या क्या होते हैं, यानी कितनी तरह के इनपुट्स हम मतलब यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बात करूँगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया, FORM फॉर्म क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या बोलूँगा कि इसका जो फॉर्म का मेथड रहेगा वो, मैं यहाँ आया, मेथड क्या हुआ, मैंने यहाँ पे रख दिया पोस्ट। अब बात करें पोस्ट और गेट की, तो पोस्ट और गेट में क्या अंतर है। अभी जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे पोस्ट यूज किया, तो पोस्ट क्या करेगा, जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो जो भी डेटा मैंने इसमें भरा हुआ है वो डेटा मुझे यहाँ URL में
नहीं दिखेगा। यानी अभी के लिए मैं मान लूँ यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ गो लाइव। तो ब्राउज़र पे मैं जैसे ही गया इधर आया, तो यहाँ की बात करूँ तो इस यूआरएल में मुझे जब भी मैं पोस्ट मेथड यूज करूँगा तो मुझे यहाँ पे सिंपली वो डेटा नहीं दिखेगा जो भी मैंने यूजर से इनपुट में लिया हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो मेथड है वो गेट कर दिया, तो जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो जो भी डेटा मैंने इस फॉर्म में कलेक्ट किया है वो डेटा मुझे उस यूआरएल में दिखाई देने लगेगा। तो दोनों का सिंपली कुछ नहीं, केवल फॉर्म सबमिट किया जाता है। ये केवल टाइप बताता है कि आपने फॉर्म को सबमिट किस मेथड के द्वारा किया है। अगर आपने गेट मेथड यूज किया तो आपका जो भी डेटा है वो यूआरएल में आपका दिखाई देगा, जो कि बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते हम। लेकिन अगर हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो इसे डेटा सिक्योरली कल सेंडिंग के रूप में देखा जाता है। अभी के लिए हमने ये लिखा। अभी मान लिया हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म में एक इमेज अपलोड भी करवाएंगे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एन की टाइप। अब एन की टाइप तो लिख दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी हम इमेज वगैरह लिखते हैं, जैसे हमें इमेज वगैरह लेनी होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। यानी अब हम इससे पीडीएफ, इमेजेस, जेपीजी, एमपी4 कुछ भी ऐसी तरीके की हम चीज़ें ले सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपली हमने फॉर्म क्रिएट कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एक लेबल। मान लिया मैंने कोई भी डिप बनाई यहाँ पे, उसके अंदर क्या किया, लेबल। तो लेबल करता क्या है, सबसे पहले लेबल क्या करता है, तो लेबल किसी भी इनपुट को, उसका एक लेवल का काम करता है कि जैसे हम किसी भी इनपुट से किसी यूजर का नाम लेना चाहते हैं, यानी किसी यूजर का नाम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस यूजर के उस इनपुट पे के द्वारा यूजर को कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ पे क्या फिल करना है। तो उसके लिए हम लेवल का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने मान लिया यहाँ लिख दिया यूजर नेम। यूजर नेम क्या, मैंने मान लिया यहाँ पे नेम लिख दिया। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे इनपुट, एक इनपुट यूज कर लो जिसके द्वारा बाय डिफॉल्ट जो इनपुट का टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है। अब क्या क्या इनपुट के टाइप होते हैं वो अभी बात करेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट दे दिया। नेम मतलब जो भी इसने नेम राइट किया है वो नेम आ जाएगा। अब बात करेंगे आईडी। अब आईडी क्या है, तो इस इनपुट को एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देती है आईडी। अब आईडी और लेवल, जो इनपुट और लेवल का जो रिलेशन है वो किससे डिफाइन होता है, तो वो डिफाइन होता है आपका, जो इनपुट की आईडी है वो लेवल के फॉर के सेम होनी चाहिए। यानी एक दूसरे से ये तभी रिलेशन बना पाएंगे जब इसका फॉर, लेवल का फॉर और इनपुट की आईडी सेम हो। अभी के लिए मैं जैसे ही अपने ब्राउजर में गया, क्या किया इसने, तो यूजर को साफ पता चल रहा है क्लियरली कि मुझे यहाँ पे मुझे अपना नेम फिल करना है। यानी जो भी मेरा नाम है मैं वो फिल करूँगा। तो यूजर को क्या पता चला, सिंपली लेवल का एक ही काम है कि यूजर को ये बताने में बताता है कि इस इनपुट में मुझे क्या फिल करना है। बात करेंगे, अब लेवल समझ आ गया तो आप बात करेंगे इनपुट के टाइप। अब इनपुट के टाइप के बारे में जानकारी लेते हैं, तो इनपुट के टाइप मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप्स, सबसे पहले इनपुट के क्या क्या टाइप होते हैं वो देखेंगे। मान लिया मैंने अभी सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है। अब टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं, इनपुट का टाइप है वो टेक्स्ट, यूज तो हो गया। तो होते हैं जब भी हम यूजर से जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, जैसे नाम है, जी ऐसी चीजें जो स्ट्रिंग के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज करते हैं सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे पासवर्ड। एक इनपुट का पासवर्ड टाइप भी होता है। अब पासवर्ड टाइप का क्या मतलब है, जैसे हमने यूजर से बोला कि आपको इसमें पासवर्ड इंसर्ट करना, पासवर्ड एक कैसी चीज़ है, तो वो थोड़ा सिक्योर होनी चाहिए, तो उसके लिए हम पासवर्ड टाइप दे सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम जब भी पासवर्ड टाइप देंगे तो जो भी डेटा यूजर उसमें फिल करेगा वो हम वो दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी मैंने इनपुट दिया यहाँ पे, तो इसका मैं टाइप चेंज कर दूंगा, इसका टाइप बोल दूंगा मैं पासवर्ड, इसका टाइप पासवर्ड कर दो आप। अभी मैंने यहाँ सिंपली जाके यहाँ बोल दिया कि इसका नेम है, वो भी पासवर्ड रख दो। जो पासवर्ड अभी मैं प्लेस होल्डर लगा दूंगा। प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे इनपुट में हमें क्या देना होता है लेवल के द्वारा भी बता सकते हैं,
और सिंपली हम प्लेस होल्डर के द्वारा भी बता सकते हैं यूजर को कि आपको इस वाले इनपुट में क्या क्या एंटर करना है। तो अभी मैं सिंपली अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ बोलूँगा एंटर पासवर्ड। अब एंटर पासवर्ड जैसे ही बोला तो ठीक है, उसने प्लेस होल्डर से यहाँ पे एंटर पासवर्ड दिखा दिए। अब मैं सिंपली जब भी मैं इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट करूँगा तो मुझे वो सिंपली दिखाएगा नहीं, वो क्या करेगा उसे डॉट डॉट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं कुछ भी एंटर करूँगा वो उसे डॉट डॉट में, ये किसकी वजह से हो रहा है? इनपुट टाइप की वजह से, क्योंकि मैंने इसका इनपुट टाइप क्या कर रखा है? पासवर्ड। अब बात करेंगे इनपुट टाइप का, एक और इनपुट टाइप का बोला ईमेल। अब जब भी हम ईमेल यूजर से ईमेल लेना चाहते हैं, यानी जब भी हम ईमेल डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का इनपुट होता है, उसे बोलते हैं ईमेल टाइप इनपुट। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी तो टेक्स्ट है, मैं क्या बोल दूंगा इसे, आप ईमेल बना दो। अभी मैंने यहाँ गया, नेम नेम यहाँ पे ईमेल रख दिया। सिंपली मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे दूंगा साथ ही, एंटर योर ईमेल। अब ईमेल से हुआ क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने टाइप ईमेल दे दिया तो हुआ क्या। अब मैं जब भी मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा ये, क्या कहेगा ये, अभी एरर देगा, अभी मेरे पास फॉर्म नहीं है। मैंने बोल दिया यहाँ पे, यहाँ जाके मैं सिंपली पहले एक बटन बना देता हूँ जिससे मैं देख पाऊँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं। मैंने सिंपली बटन बना दिया, सबमिट नाम का बटन था, मैंने मान लिया सबमिट नाम का एक बटन बना लिया। अब फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा टाइप। जब मैं टाइप लिखूंगा तो उसका बटन रीसेट, लेकर हम फॉर्म को सबमिट कराना चाहते हैं तो बटन का जो टाइप है वो मैं सबमिट दे दूंगा। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ गया, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, मैं सबमिट करने की कोशिश की, पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं। सिंपली मैं यहाँ गया, इसका टाइप है वो क्या हुआ, ईमेल हो गया, क्योंकि मैंने इसका टाइप क्या दे रखा है यहाँ पे, ईमेल। अब ये किसी भी तरीके की दूसरा इनपुट लेने की एरर देगा जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे, यानी ये केवल यहाँ पे ईमेल ही लेगा। अभी के लिए यहाँ गया और इसका एक और टाइप जानने की कोशिश किया, नंबर। अब मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। जैसे मुझे किसी भी इनपुट में नंबर चाहिए तो इनपुट टैग लूंगा, इनपुट लूंगा मैं, फिर यहाँ क्या करूँगा, नंबर इसका टाइप दे दूंगा, और नंबर टाइप दे दिया, मैं ये इसको प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, एंटर योर एज, एंटर योर एज। मान लिया मैंने एंटर योर एज, मैं किसी भी यूजर से उसकी एज जानना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे आया मैंने उसे बोला नंबर। अब जैसे ही मैंने उसका टाइप नंबर किया तो इसने क्या किया, एक अपर एक बॉटम नाम का बटन टेक्स्ट दिखा दिए। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो इंक्रीमेंट करता जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसे डिक्रीमेंट करता जाएगा। इस तरह से एक नंबर नाम का नंबर टाइप का भी It's three इनपुट होता है। o'clock. उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम जानना चाहेंगे इसका एक और इम्पोर्टेंट टाइप, जैसे फाइल। अब किसी भी इनपुट से उसकी इमेज, पीडीएफ, MP4, वीडियो, ऑडियो, कोई भी हम फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिंपली एक इनपुट चाहिए होता है, फाइल टाइप का इनपुट। अब फाइल टाइप के इनपुट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे और उसका जो टाइप है वो फाइल चेंज कर देंगे। अब जैसे फाइल चेंज किया तो यहाँ कुछ लिखने या ना लिखने से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सिंपली मैं नेम लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा फाइल। मान लीजिए अभी मैं यहाँ आया तो आप चेक करोगे कि जब मैंने इनपुट का टाइप फाइल दे दिया तो उसने क्या किया, सिंपली यहाँ जाके उसने फाइल को चेंज कर दिया। जब भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो मेरा फाइल का सेक्शन खोल देगा और मैं यहाँ से कोई भी इमेज जाके चूज कर सकता हूँ सिंपली। मान लिया मैंने यहाँ से ये लोगो चूज कर लिया, यहाँ जाके मैंने इमेज, उसने बता दिया कि KTR सबटेक डॉट जेपीजी नाम की आपने इमेज को सेलेक्ट कर रखा है। तो फाइल इनपुट क्या करता है, फाइल इनपुट हमारे फॉर्म में यूजर से फाइल को कलेक्ट करने के काम आता है। उसके बाद बात करेंगे कि अभी किसी भी यूजर से, अभी तो हमने नंबर में एज पूछ ली थी, मैं उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जानना चाह रहा हूँ किसी भी यूजर की। मान लिया मुझे किसी भी यूजर की डेट ऑफ बर्थ जानने की कोशिश करनी है तो मैं यहाँ
डेट नाम का इनपुट लूँगा, यानी मैं इनपुट लिया यहाँ पे, इनपुट लेके मैं क्या बोलूँगा कि इसका जो टाइप है वो डेट कर दो, और यहाँ मैं इसको प्लेस होल्डर भी देना चाहूँगा। प्लेस होल्डर दूंगा एंटर योर डेट, एंटर योर DOB। मान लिया मैं उससे डेट ऑफ बर्थ उसकी जानना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या किया मैंने, इससे थोड़ा PR टैग दे दे रहा हूँ, और PR टैग क्या होते हैं वो अभी थोड़ा जानेंगे। PR टैग एक दिया और एक और PR टैग मैंने दूसरा दे दिया। अभी क्या किया, PR टैग सिंपली इसको न्यू लाइन में ऐड कर देता है, यानी नेक्स्ट लाइन में कंटेंट को पहुंचा देता है। मैंने यहाँ गया, यहाँ भी राइट कर दिया B टैग। अभी मैं यहाँ सिंपली जाऊँगा ना, आप देखोगे कि जैसे ही मैंने उसका टैग क्या दिया था, डेट, तो उसने क्या किया, मुझे डेट के लिए एक इनपुट बना दी। मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी एज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इससे हम किसी भी यूजर की कोई भी डेट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी रेंज में हम एक और टाइप की बात करेंगे। उसकी बात में है, मान लिया मुझे किसी भी यूजर का, हम किसी भी इनपुट को एक हिडन भी बना सकते हैं, यानी एक ऐसा फील्ड इनपुट जो यूजर को वेब पेज में नहीं दिखेगा, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी ID वगैरह देने के लिए। मान ली मैंने इनपुट दिया, इसका मैंने बोल दिया हिडन फॉर्म फील्ड बनाने के लिए, हिडन फॉर्म फील्ड। मैं सिंपली यहाँ गया, इससे बोल दिया आईडी वगैरह कुछ दे दी। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके चेक करूँगा तो मुझे कोई भी कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हिडन इनपुट टाइप है वो कभी भी वेब पेज पर दिखाई नहीं देता है। इसी में हम एक और टाइप की बात करेंगे, और वो टाइप क्या है, आपका मान लिया आपने कलर नाम का टाइप भी दे सकते हैं, यानी इनपुट को हम कलर टाइप भी बना सकते हैं। यूजर से हम सेलेक्ट करवा सकते हैं वो किस कलर का कलर चूज करना चाहता है। जैसे मैंने मान लिया इनपुट बोल दिया यहाँ पे, अब इनपुट बोल दिया, उससे बोला कि नहीं भाई इसे टेक्स्ट नहीं कलर टाइप का बना दो। मैंने प्लेस होल्डर बना दिया इधर, मैंने बोल दिया भाई चूज योर फेवरेट कलर, चूज योर फेवरेट कलर। उससे क्या बोला मैंने कि अपना कलर चूज करो, फेवरेट कलर जो भी आपका फेवरेट कलर। यहाँ आया, सिंपली उसने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक दे दिया, लेकिन हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी कलर, फेड कोई भी। तो उसने क्या किया, हमें एक कलर पिकर के तौर पे बना के दे दिया। अभी बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है, हमें फॉर्म होता है और एक फॉर्म में हम कई सारे चेक्स दिए होते हैं। जैसे मान लिया किसी भी फॉर्म में हम स्टूडेंट को सबमिट कराना चाह रहे हैं कि वो किस मान लिया हमारे इसको कॉलेज में गेम्स होने वाले हैं, तो गेम्स में क्या है, हम स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें चेक बॉक्स की ज़रूरत होती है। जब भी फॉर्म फील्ड में वो फॉर्म भर फिल करे स्टूडेंट, तो वो चेक बॉक्स को मार्क कर सकता है, चेक कर सकता है कि मुझे इस इतने गेमों में मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो उसी के लिए हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो अभी बात करेंगे हम चेक बॉक्स टाइप की। अभी चेक बॉक्स होता कैसा है, क्या करता है चेक बॉक्स। तो यहाँ जाएंगे, सिंपली हमको यहाँ पे क्या लिख दिया, मान लिया मैंने यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे एक इनपुट बनाया, उसका टैब दे दिया चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स टैब दे दिया। अभी यहाँ पे मैं मान लिया लेबल भी दे दी, चेक फॉर कंसेंट। अभी के लिए मैं यहाँ चेक फॉर कंसेंट करवा रहा हूँ केवल। यहाँ गया मैं, यहाँ गया, सिंपली मुझे क्या देखने लगा, यहाँ एक चेक बॉक्स आने लगा। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक हो जाएगा। चेक चेक कर सकता हूँ, अनचेक भी कर सकता हूँ, फिर से क्लिक करके एक टॉगल टाइप होता है। तो ये चेक बॉक्स होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करवाने के लिए। अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप के बारे में, जिसका हम टाइप होता है रेडियो। तो रेडियो किस लिए काम आते हैं, कि किसी भी इनपुट का इनपुट टाइप रेडियो होता है, किस लिए काम आते हैं। तो रेडियो इनपुट हम जब भी मान लिया किसी यूजर से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अब उसके जेंडर के बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी वो मेल है फीमेल है या फिर हर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। अब रेडियो बटन ही यूज क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमें कभी भी जेंडर एक पर्सन के लिए दो नहीं हो सकते, यानी एक से ज़्यादा कभी भी किसी भी पर्सन के लिए जेंडर नहीं हो सकते। और हमें हर हालत में केवल एक ही जेंडर सेलेक्ट कराना है, एक ही ऑप्शन। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? उसी के लिए रेडियो बटन यूज करते हैं। और रेडियो बटन क्या, रेडियो इनपुट कह सकते हैं। यहाँ जाएंगे, सिंपली मैंने क्या बोला, एक डिप बनाओ। उस डिप के अंदर आप सिंपली क्या लो, एक लेवल ले लो। लेवल लिया उसने, उस लेवल के अंदर मैंने क्या बोला कि आप सिंपली एक ऐसा कर दो कि यहाँ पे एक इनपुट ले लो। अब इनपुट लिया उसने, और इस इनपुट का टाइप मैंने बोल दिया रेडियो। रेडियो टाइप बोल दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल। और मेल लिख दिया। सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, एक और इनपुट टाइप लिया और इसका मेल लिख दिया मैंने फीमेल। अब इसका फीमेल के लिए मैं राइट कर दूंगा, यानी ये रेडियो बटन फीमेल के लिए हो गया, तो एक राइट के लिए। अभी यहाँ गया तो मुझे सिंपली दो बटन, रेडियो बटन देखने लगे, फीमेल। लेकिन ये तो दोनों चेक हो गए, मुझे तो नहीं चाहिए थे दोनों, मुझे तो सिंपली एक ही चाहिए था। तो उसके लिए ही जब भी मैं क्लिक करूँ सिंपली इस पे, तो फिर ये वाला अनचेक होना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये वाला अनचेक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक चीज़ करनी होती है कि इस जो भी हमने इनपुट दे रखा है इसमें नेम हम सेम देंगे, वो है जेंडर। यानी हम जेंडर यहाँ से लेना चाहते हैं, और मैं जब भी नेम लिख दूंगा यहाँ भी मैं कर दूंगा जेंडर। और जैसे ही मैंने जेंडर किया तो इसका क्या बिहेवियर क्या हो जाएगा कि जब भी मैं एक को क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरा क्लिक नहीं होगा, जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा। यानी अब मैं किसी दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी मुझे पर्टिकुलर इस ईमेल को सेलेक्ट करने के लिए मुझे इसी में क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर भी क्लिक करूँ, यानी मेल पे क्लिक करूँ, तो बॉक्स क्लिक हो जाए, भले ही मैं इस पर क्लिक करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए सिंपली हमें एक चीज़ करनी होती है। उसके लिए सिंपली आपको एक चीज़ करनी है, वो क्या है, मैंने यहाँ आईडी दे दी और इसका बोल दिया मैंने मेल। इसमें फॉर्म में अभी मैं मेल दूंगा, और यहाँ पे आके सिंपली मैं इसको भी यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा और उसका आईडी रख दूंगा फीमेल। और फीमेल ही से मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। अब अभी के लिए आप चेक करोगे तो मैं यहाँ आया, अभी मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी चेक हो रहा है, फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी चेक हो रहा है। यानी मैं अब मेल पे भी क्लिक करके चेक कर सकता हूँ, फीमेल पे भी क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे रेडियो इनपुट टाइप। अब बात करेंगे हम एक और इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप की, रेंज। यानी हमारे पास रेंज नाम का भी इनपुट टाइप होता है। अभी यहाँ सिंपली मैं गया और यहाँ जाके मैंने बोल दिया उसको भाई एक इनपुट टाइप बनाओ। अब इनपुट टाइप क्या है, उसके बाद इसकी रेंज दो। यानी यहाँ जाके प्लेस होल्डर लिख दूंगा सिंपली, चूज योर रेंज। जैसे मैं, और यहाँ रेंज रेंजर हो गया था। अभी के लिए अब चेक करो, आप इसे कैसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं क्लिक करके। यानी ये एक रेंज टाइप का इनपुट आपके पास बन गया। हम आप एक एज की रेंज ले सकते हैं, यानी 20 से 30 एज वाले ही अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं वो अपनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं 20 से 30 के बीच में, यानी जिनकी भी जो। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप के बारे में बात करेंगे, वो है यूआरएल। यानी हम एक इनपुट बना सकते हैं जो यूआरएल टाइप का होता है। यानी यहाँ सिंपली आएंगे, एक न्यू इनपुट बनाएंगे और उसका जो टाइप है उसे हम यूआरएल रख देंगे। अब यूआरएल होता क्या है, ये इनपुट हमेशा क्या करेगा, जब भी कोई भी यूजर इसमें वैल्यू देगा और जब सबमिट करेगा तो ये क्या करेगा, ये हमेशा से यूआरएल ही एक्सेप्ट करता है। यूआरएल सिंपली यहाँ जाएंगे तो ये हमेशा से एक यूआरएल ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। उन्हीं में से एक होता है हमारे पास सेलेक्ट। सेलेक्ट क्यों आता है, जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें से केवल एक ही सेलेक्ट करवाना हो,
जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और एक ही सेलेक्ट करवाना हो तो हम मल्टीपल चेक्स नहीं बना सकते। जैसे मान लिया हमारे पास 100+ ऑप्शंस है, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कराना है, तो उसके लिए हम रेडियो या चेक बॉक्स यूज नहीं कर सकते। उसी के लिए बनाया जाता है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्या कैसे होता है, तो हम सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे और कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्शंस। यहाँ सीधे सीधे हम राइट करेंगे ऑप्शन, यहाँ क्लिक किया ऑप्शन, ऑप्शन 1। इसी तरह मैं यहाँ पे तीन से चार ऑप्शन बना देता हूँ इसके। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4, 5, और सिंपली मैं इनकी वैल्यू भी दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अभी मैं यहाँ जाऊँगा, चेक करेंगे हम अपने ब्राउज़र पे, तो क्या किया उसने उसने क्या किया, यहाँ पे जाके मुझे ऑप्शन का नेम ड्रॉप डाउन दे दिया। यानी मैं अपने सेलेक्ट बार से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इस तरह से मैं एक सेलेक्ट का वो बना सकता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बना सकता हूँ, एक और एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं हम सेलेक्टेड। यानी जैसे ही हम जाएंगे तो ये हमेशा से ही मुझे सेलेक्ट ही मिलेगा। उससे क्या होता है, जिस भी ऑप्शन में हम सेलेक्टेड एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, वो एक उसी ऑप्शन को सेलेक्टेड दिखाता है जब भी हम अपने वेब पेज पर जाते हैं। ये एक बूलियन टाइप का एट्रीब्यूट होता है। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया क्यों यूज होता है भाई? टेक्स्ट एरिया का यूज क्या है? तो टेक्स्ट एरिया की बात करें हम, तो जब भी हम यूजर से बहुत सारा मतलब एक लंबा सी भी इंक्वायरी के लिए मान लिया हम यूजर इंक्वायरी फॉर्म बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो यूजर क्या करता है, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा उसे लंबे टेक्स्ट या पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो उसी के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, तो टेक्स्ट एरिया के लिए आप सिंपली टेक्स्ट एरिया यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ सिंपली लिख देना है आपको टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं कि भाई आपको यहाँ करना क्या है, तो प्लेस होल्डर राइट, राइट समथिंग बेटर। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट एरिया यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब टेक्स्ट एरिया को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं कैसे, लेकिन अब जब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो इसका फिक्स साइज, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस वेब पेज पर हूँ तो इसका एक फिक्स साइज हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी हम कॉलम और रो भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ गया मैं, यहाँ बोल दूंगा उससे इसकी रोज रख दो, कितनी रो होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि 10 रो होनी चाहिए। उसके बोला कॉल्स कितने होने हैं, या कॉलम भी बता सकते हैं। मान लिया हमने 20 कॉलम का साइज बता दिया, अभी यहाँ है तो इसका साइज ये देखने लगा और रो भी ये देखने लगी। मान लिया इसकी रो मैंने 5 कर दी और उसका जो कॉलम साइज है वो मैंने 50 कर दिया। अभी सिंपली आप चेक करोगे तो ये ऐसा देखने लग जाएगा, बड़ा सा थोड़ा। तो ये एक टेक्स्ट एरिया होता है और इसमें हम बहुत सारा कंटेंट राइट कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, अभी बटन के बारे में बात करते हैं। तो बटन अभी मैंने सबमिट बनाया, सबमिट टाइप का बटन बना दिया, लेकिन HTML की बात करें, फॉर्म की बात करें, तो हम 3 तरीके से बटन बना सकते हैं। जैसे अभी मेरा सबमिट का बटन था, मैं एक और बटन बना सकता हूँ, वो सिंपली रीसेट का बटन बना देगा। यानी रीसेट का बटन क्या होता है, यानी जो भी फॉर्म यूजर भर रहा है और उसने उसमें कुछ गलत भर रखा है, तो क्या कर सकता है, फॉर्म को रीसेट कर सकता है, क्लिक करके पूरा फॉर्म एम्प्टी हो जाएगा, यानी ब्लैंक फील्ड हो जाएगा। और तीसरा टाइप हम बटन भी दे सकते हैं, यानी किसी भी बटन टाइप को हम बटन भी दे सकते हैं। यहाँ पे उसका टाइप क्या करें, बटन भी। अभी ब्राउजर में जाके अभी चेक करोगे तो आप सिंपल बटन देख रहा है, या कुछ नहीं होगा इससे, वे केवल क्लिक कर सकते हैं रीसेट के लिए। जो भी मान लिया मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया है, जब रीसेट क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, डेटा को सिंपली ब्लैंक कर देता है, यानी खाली कर देता है पूरी तरह से। तो ये सारे
इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स थे। अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट बूलियन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी किसी जगह पे हमको रिक्वायर होते हैं। जैसे मान लिया अभी मैं चाह रहा हूँ कि मान लिया किसी भी यूजर की एक आईडी है मेरे पास, उसकी आईडी है वैल्यू, मैं यहाँ वैल्यू दे दूंगा KYH 1 2 3 4 5 6 ये मान लिया ये है KYH 1 2 3 4, ये है उसका आईडी। अभी मैं सिंपली क्या किया आईडी। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी यूजर इसको एडिट ना कर पाए, कोई भी यूजर इसको एडिट ना कर पाए, तो मैं इसके लिए एक बोलूँगा रीड ओनली, यानी केवल यूजर इसको पढ़ सकता है, एडिट नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं यहाँ गया तो क्या कर रहा है, इसको क्लिक नहीं कर पाएगा, यानी एडिट नहीं कर सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। तो ये किससे हुआ, रीड ओनली, यानी यूजर केवल इसे रीड कर सकता है, वो अपनी आईडी जान सकता है लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं रीड ओनली का। अभी बात करते हैं जैसे मैं किसी भी यूजर का ईमेल है वो रिक्वायर्ड है, यानी मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहते कि यूजर कोई भी इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ दे। तो उसी के लिए हम एक बूलियन एट्रीब्यूट यूज करें रिक्वायर्ड। यानी अब मैं फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो वो सबसे पहले बोलेगा कि भाई आप इस फील्ड को फिल करिए। इस फील्ड को फिल नहीं करोगे जब तक आप इस फील्ड को फिल नहीं करोगे जब तक आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो रिक्वायर्ड क्या करता है, किसी भी फील्ड को तो यूजर के लिए मैंडेटरी बना देता है, यानी यूजर को उस फील्ड में अपनी वैल्यू पुट करनी होती है। सिंपली बात करेंगे हम डिसेबल्ड की। और डिसेबल्ड क्या आता है, मान लिया कोई भी यूजर को इनपुट दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ये बटन है, यूजर इस बटन पर क्लिक ना कर पाए। मैंने मान लिया यहाँ क्लिक किया, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर दिया, यहाँ पे कुछ भी फिल कर दिया, यूजर ने यहाँ पे तो रीसेट हो गया। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके जो मैंने रीसेट बटन बनाया हुआ है, मैं यहाँ क्या करूँगा, जाके यहाँ सिंपली बोल दूंगा डिसेबल्ड, यानी मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। अभी जाके मैं यहाँ चेक करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा फिल कर दिया, मान लिया ये डेटा मैंने फिल कर दिया, अब मैं क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो ये बटन नॉट क्लिकेबल बन जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ एट्रीब्यूट पास कर दिया है डिसेबल्ड, जो कि एक बूलियन एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी फॉर्म पुट को या फील्ड को एलिमेंट को डिसेबल कर देता है, यानी यूजर इस पे अब क्लिक नहीं कर सकता। बात करते हैं हम मैक्स लेंथ की। अभी की किसने, मैक्स लेंथ की। अभी मैं यहाँ क्या किया, मैक्स लेंथ की बात करें, जैसे मुझे नंबर वाले में आइए, मैंने नंबर में क्या बोला कि मुझे मैक्स लेंथ जो मैक्स है, मैक्स लेंथ इसकी है वो मैं मान रहा हूँ कि मुझे 4 चाहिए, मैक्सिमम लेंथ इसकी 4 है। अभी मैं यहाँ आया, रिफ्रेश किया मैंने, अभी मैंने एज वाले में 1 रखा, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9, जो इसकी मैक्स लेंथ है उसे 5 4 तक रखना चाहिए, तो ये इसकी मैक्स लेंथ फिक्स कर देगा। मैक्स की बात करें तो 4, यहाँ पे जैसे ही सिंपली मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा 1 2 3 4, एक और स्पेशल टाइप की हम बूलियन एट्रीब्यूट की बात करेंगे, और वो क्या होता है, मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी यूजर से हम मल्टीपल फाइल को या मल्टीपल कंटेंट को ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी के लिए यहाँ जो फाइल है उसका टाइप फाइल कर दिया, टाइप का फाइल कर दिया, जो मतलब उनका टाइप है वो फाइल कर दिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ गया, मैंने रिफ्रेश किया, इसका फाइल टाइप हो गया, तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करूँगा। इमेज मान ली मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की, फिर ये वाली इमेज सेलेक्ट की, एक ये इमेज, तो मैं केवल एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ आके मैंने इसके साथ मैंने एक बूलियन एट्रीब्यूट ऐड कर दिया मल्टीपल। जैसे मैंने मल्टीपल यूज किया, यहाँ गया मैं, यहाँ जाके जैसे मैं अब इमेज सेलेक्ट करने चाहूँगा,
मैंने इमेज सेलेक्ट करना चाहा, मान लिया इधर वाला, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट किया, 3 इमेज एक साथ सेलेक्ट की, ओपन किए, यानी इसने 3 फाइल को सेलेक्ट किया। तो मल्टीपल एक बूलियन वो एट्रीब्यूट वो क्या करता है, हमारे किसी भी इनपुट को या फाइल इनपुट को मल्टीपल फाइल्स लेने के लिए इनेबल कर देता है। बात करेंगे हम एक्सेप्ट की। अब एक्सेप्ट का क्या होता है, अभी मैंने एक्सेप्ट यहाँ लिख दिया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हमें कंटेंट देना होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक्सेप्ट, ये मेरा जो इनपुट है वो फाइल तो लेगा, लेकिन केवल और केवल पीडीएफ फाइल लेगा। अभी मैं यहाँ क्या किया, मैं यहाँ गया, सिंपली कैंसिल कर दिया और रिफ्रेश करके मैं जैसे ही इधर गया, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, तो मुझे क्या करेगा, मैं जैसे ही ये वाली फाइल ली, ठीक है, मैंने सेलेक्ट तो कर ली, लेकिन ये एरर देगा, क्योंकि ये किस टाइप की फाइल लेगा, केवल पीडीएफ फाइल। यानी यहाँ मैंने एक्सेप्ट से बोल दिया कि पीडीएफ फाइल ही चाहिए, तो वो पीडीएफ फाइल ही इधर से लेगा केवल। तो ये था पूरा फॉर्म का डेटा, जो भी हम फॉर्म में एलिमेंट्स यूज करते हैं, इनपुट्स वगैरह होते हैं, कैसे इनपुट यूज किया जाता है, उसका टाइप क्या होता है, किस टाइप के, किस तरह की कंटेंट के लिए हम किस टाइप का इनपुट यूज करते हैं, जो भी लेवल्स वगैरह यूज होती हैं वो सभी, और सेलेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट इनपुट। उसके बाद जब भी हम जेंडर वगैरह की बात करते हैं, तो हमें केवल एक ही सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें कैसे रेडियो बटन का यूज करना चाहिए, वो सब यहाँ पे क्लियर किया गया है। बात करेंगे हम कुछ स्पेसिफिक लेआउट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के बारे में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक यहाँ पे मैं एक लेआउट टेक्स्ट के नाम से एक लेआउट डॉट एच टी एम एल के नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिख के यहाँ लिख दूँगा लेआउट टेक्स्ट। अब लेआउट टेक्स्ट का क्या मतलब है, क्या होता है? तो कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो हमें लेआउट बनाते समय बहुत यूजफुल होते हैं और रखने भी चाहिए, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली हमें अपना वेब पेज बनाना होता है, जिससे हम अपने पेज वेब पेज को इंटरनेट पर रैंक करा सकें। तो कौन कौन से ऐसे एच मतलब एच टी एम एल टैग्स होते हैं जो लेआउट बनाने के काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हम एक हेडर टैग, हेडर टैग हमारे लेआउट को बनाने में सबसे पहले काम आता है। उसके बाद नेव टैग, नेव टैग की बात करें या नेव बार टैग भी बोल सकते हैं, नेव बार टैग भी फॉर्म का लेआउट बनाने के काम आता है। उसके बाद मेन टैग, उस पेज की बॉडी को बनाने के काम मेन टैग का किया जाता है। फुटर टैग, फुटर टैग का किसी भी वेब पेज का फुटर बनाने के काम किया जाता है। अब सिंपली हम इनको यूज करके देखेंगे। मान लिया मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले मैंने नेव बार नाम का एक नेव टैग, नेव टैग ले लिया सिंपली। अब नेव टैग क्या है, सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर क्या करूँगा, एक डॉट लोगो नाम से, डॉट लोगो नाम से एक डिव और बनाऊंगा, और उसके अंदर सिंपली कुछ भी लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। मतलब कृष्णा, मान लिया मैंने यहाँ पर KTR शॉप, KTR शॉप टैग ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया, सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक और डिव बनाया, उसके अंदर क्या किया, मैंने यूएल ली, यूएल के अंदर सिंपली मैंने क्या किया, LI लिए, और 5 LI मैंने यहाँ पे बना दिए। लिस्ट आइटम, यहाँ क्या बोलिए, लिस्ट आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। क्या किया, ये सिंपली हमने नेप बार क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हम हेडर के द्वारा भी बना सकते हैं, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन टैग लूँगा, मेन टैग ये लिखिए, यहाँ लिख दूंगा एक कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मान लिया दिस इज मेन बॉडी ऑफ दिस दिस वेब पेज।
यानी इस वेब पेज के लिए एक मेन बॉडी का काम कर रही है। यहाँ पे आया, मैंने सिंपली यहाँ पे एक और टैग बनाऊंगा, वो है फुटर टैग। अब मैंने सिंपली यहाँ फुटर लिया, यानी इस वेब पेज के लिए एक फुटर का काम करेगा। मैं सिंपली यहाँ पे भी एक लिख दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दिस इज फुटर टैग। तो एक सिंपल वेब पेज को बनाने के लिए ये लगभग टैग यूज होते हैं। आप यहाँ पे नेप टैग की जगह हेडर टैग भी यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी के लिए यहाँ पे हेडर टैग ही लिख दे रहा हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पे हेडर टैग को यूज कर लिया। अभी के लिए मैं यहाँ गया, आपको ये पहले ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। आप इसमें आए, ये सिंपली आपके कंटेंट दिख रहा है। अब थोड़ा इसको बनाकर देखते हैं क्या करो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ गया और यहाँ जाके मैं बोल दूंगा स्टाइल टैग, स्टाइल टैग यूज करो। उसके बाद मैं बोलूँगा कि जो हेडर है ना मेरा, अब हेडर को स्टाइल करना है। हेडर को स्टाइल क्या करेंगे, अभी जो हेडर हमारा कैसा दिख रहा है ऐसा, तो इसके बोल दूंगा मैं हेडर का जो विड्थ है ना, विड्थ वो आप 100 वी एच वी डब्ल्यू कर दो, तो ये विड्थ 100 वी एच हो जाएगी। इसकी सिंपली जो हाइट है, वो क्या करो आप हाइट को इसका मान लिया 70 पिक्सल कर दो। मैंने 70 पिक्सल इसकी हाइट कर दी। उसके बाद क्या करूँगा, 70 पिक्सल हाइट कर दी। बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर दूंगा, मान लिया आर जी बी 23 141 एंड 241 मैंने इसका फुल कर दिया। तो देख रहे हैं अभी आपको ये सिंपली पूरा देखने लगेगा। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपली पहले एक यूनिवर्सल सेलेक्टर के रूप में यहाँ लिख देता हूँ। पैडिंग है वो मेरी 0 रहनी चाहिए। और जो मार्जिन है मार्जिन है सिंपली वो भी स्टार्टिंग में 0 रहना चाहिए। और जो बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग की बात करें तो बॉर्डर बॉक्स रहना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यहाँ पे अपना हेडर देखने लगेगा। अब हेडर में कंटेंट मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि सही नहीं है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने हेडर में जाऊँगा और यहाँ जाके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगा। अभी ये हम पढ़ेंगे, सीएसएस में पढ़ेंगे क्या होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो एक दूसरे के साइड में आ जाएंगे। अभी इसके लिए तो ठीक है। अभी मैं ये करने के बाद यहाँ क्या करूँगा, सिंपली मैं ए आई ही बोल दूंगा कि जो भी अलाइन आइटम है उसे सेंटर कर दो, जो जस्टिफाई कंटेंट है वो उसे से स्पेस बिटवीन कर दो। यानी यहाँ सिंपली मैं चेक करूँगा तो भी स्पेस बिटवीन, यानी मुझे कंटेंट है वो लोगो इधर दिखने लगेगा और लिस्ट इधर। अभी मैं हेडिंग में गया, उसमें बोल दूंगा कि मुझे जो पैडिंग चाहिए टॉप बॉटम से ऑटो, और लेफ्ट लेफ्ट राइट की बात करें तो मुझे 50 पिक्सल का क्या पैडिंग चाहिए। यहाँ गया सिंपली उस 10 पिक्सल। अभी मैं सिंपली यहाँ गया तो उसने क्या किया, मुझे दोनों तरफ से पैडिंग थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दी। अभी ये मुझे लिस्ट ऐसी दिख रही है जो कि सही नहीं है। मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजेंटल लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली हेडर के अंदर मैं यूएल को टारगेट करूँगा और उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर दूंगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा, फ्लैक्स। और जब मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स कर दूंगा तो उसका क्या है, आइटम जो वर्टिकल थे अभी अभी वो हॉरिजेंटल दिखने लगेंगे, लेकिन अभी ये सही नहीं दिख रहे हैं। डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, बहुत ही पास पास दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके सिंपली इससे बोल दूंगा कि इनके जो बीच में है ना गैप है, उसे गैप कर दो थोड़ा 15 पिक्सल का। मान लिया मैंने यहाँ 15 पिक्सल का गैप किया, थोड़ा गैप दिखने लगा, लेकिन ये नहीं है सही। थोड़ा थोड़ा और बेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 पिक्सल का गैप दे दूँ। अब लेकिन ये मुझे डॉट नहीं चाहिए था, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सीधा जाऊँगा यहाँ और हेडर का यूएल है उसके अंदर का जो एल आई है उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा, लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल क्या किया मैंने, इसको नन कर दूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपली डॉट्स को रिमूव कर देगा। तो अभी क्या किया मैंने, डॉट्स को रिमूव कर दिया और ये मुझे सिंपली दिखने लगे। मैंने क्या किया, यहाँ जाके हेडर में बोल दिया कि मुझे जो कलर चाहिए वो थोड़ा वाइट चाहिए टेक्स्ट का, जिससे थोड़ा सही से दिखने लगे। तो कलर हो गया उसका वाइट। अब बात करेंगे मेन बॉडी की। मेन बॉडी के लिए मैंने कौन सा एचटीएमएल टैग यूज किया, तो वो है मेन टैग। अब मैंने जाके यहाँ बोला मेन टैग, जो भी मेन टैग उसकी हाइट मैंने कर दी, मान ली हाइट मुझे
पिक्सल चाहिए थी, हाइट 800 पिक्सल कर दी। विथ मैंने बोल दिया जो भी विथ है वो 100 VW। VW का मतलब होता है व्यू फुट विथ। व्यू फुट मतलब जितनी भी डिवाइस की विथ है उतनी विथ। बात करेंगे हम मेनटेक के बारे में। अब मेनटेक क्या है? ये हमारा एक बॉडी का टैग जो हमें बॉडी वेब पेज को बनाने के लिए जो भी कंटेंट हम बॉडी में दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। मान लिया मैंने इसकी हाइट 40 400 पिक्सल कर दी और जो विड्थ है वो 100 व्यू फुट हार कर VW कर दी। तो अभी सिंपली ऐसा दिखने लगे। अभी क्या करूँगा मैं इसमें जाके इसमें बोल दूंगा कि जो पैडिंग है ना भाई, पैडिंग को थोड़ा इंक्रीज कर दो। मैंने बोल दिया 50 पिक्सल का पैडिंग दे दो। तो बॉटम से आप मुझे 20 पिक्सल का पैडिंग दे दो और लेफ्ट राइट से आप 50 पिक्सल का पैडिंग मुझे प्रोवाइड करा दो। जैसे ही है तो ये कंटेंट हमारा यहाँ देखने लगा था। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ दिस वेब पेज। बात करेंगे अब इसके अलावा हमने क्या यूज किया है, फुटर। अब फुटर के में जाएंगे यहाँ पे। सिंपली हम फुटर को टारगेट करने के लिए हमको यहाँ लिखना होगा फुटर। अब फुटर का क्या है, मैंने बोल दिया इसकी हाइट है, तो सिंपली हाइट को क्या है यहाँ रख दें। हाइट मैंने बोल दिया इसकी, मान लिया मुझे 120 20 पिक्सल इसकी हाइट चाहिए थी। बैकग्राउंड कलर की बात करें तो बैकग्राउंड कलर मुझे सेम RGB ये वाला चाहिए था। उसके बाद क्या कहूँ, मैंने कलर की बात कही, कलर मुझे वाइट। सिंपली इसकी पैडिंग की बात करूँगा मैं। पैडिंग जैसे मैं थोड़ा पैडिंग देना चाहूँगा तो पैडिंग क्या दूंगा, तो मान लिया मैंने इसको बोल दिया कि 15 पिक्सल टॉप बॉटम से होनी चाहिए और 50 पिक्सल इसकी लेफ्ट बॉटम लेफ्ट और राइट से होनी चाहिए। अभी सिंपली चेक करोगे तो अभी आपको ये फुटर दिखने लगेगा। तो ये सिंपली एक वेब पेज का लेआउट है। यानी ये फुटर, ये हेडर, ये उसकी मेन बॉडी किसी भी पेज की और ये उसका footer। तो इस तरह से हम लेआउट बना सकते हैं और भी कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाएंगे इंटर्नशिप के दौरान। तो आप भी थोड़ा इसके प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आज आपको फॉर्म से संबंधित पढ़ाया गया है, लेआउट से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में बताए गए, तो इनका थोड़ा प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।